मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया पुणे वालों की आवाज को? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आज मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आज जिनको तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे अणिशुद्ध देशभक्त, जन्मजात देशभक्त श्रीमान अजीत डोभाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्रीमती सुनेत्रा प्रभार जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरलीधर महल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सावंत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, डॉक्टर रोहित तिलक जी, इस सभागार में अजीत जी के सम्मान में एकत्रित आए हुए पुणे के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदृष्टा और एक प्रखर पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि है। मैं बड़े मन से तिलक महाराज के जीवन को, उनके सिद्धांतों को और देश की आजादी और देश का रास्ता प्रशस्त करने के लिए उनके योगदान को मनपूर्वक प्रणाम कर कर स्मरण करता हूं। आज अन्ना भाऊ साठे जी का भी जन्मदिन है। अन्ना भाऊ जिस परिस्थिति में पैदा हुए, समाज के जिस वर्ग में पैदा हुए, मातंग समाज से पैदा होकर बहुत अल्प काल का शिक्षा प्राप्त कर अपने आप, कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को शिक्षित करता है, इसका अगर पूरे भारत में उदाहरण ढूंढना है तो अन्ना भाऊ साठे जी एकमात्र उदाहरण है। वो स्वयं विद्यार्थी भी थे, वो स्वयं शिक्षक भी थे, और फिर भी न केवल मातंग समाज, न केवल दलित समाज, समग्र समाज के एक महान समाज सुधारक बनकर वो उभरे। वो लोग कवि भी बने, वो क्रांतिकारी विचारों से अपने साहित्य का सृजन भी करे, और वो मराठी साहित्य जगत में साहित्य रत्न और लोक शाहीर भी कहलाए गए। जब अन्ना भाऊ के जीवन को समझते हैं तब मालूम पड़ता है कि पूरे जीवन में जो बच्चा सिर्फ 1.5
डेढ़ दिन ही स्कूल में जा पाया, उसने अपने आप को विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बनाकर समाज में इतना बड़ा योगदान दिया। साठे जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज तिलक महाराज की पुण्यतिथि है। कोई एक व्यक्ति के जीवन पर जब पुस्तक लिखना होता है तो उसके बहुत सारे चैप्टर होते हैं, प्रकरण होते हैं। उनके जीवन में उन्होंने जिस जिस विषय पर योगदान दिया है, जो जो घटनाएं घटी हैं, वो चैप्टर में रेखांकित की जाती हैं। मगर तिलक महाराज पर अगर पुस्तक लिखना है तो चैप्टरों से ही पूरा पुस्तक भर जाएगा। इतना बड़ा योगदान तिलक महाराज का भारत के स्वातंत्र संग्राम में। तिलक महाराज स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव के साथ वो बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। यही भूमि से शिवाजी महाराज ने स्वराज की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, स्वराज मतलब शासन नहीं, सिर्फ शासन नहीं, स्वराज मतलब हमारा शासन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, ये जब प्रस्थापित होता है तब ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। और तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग हुए, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है। वो सबसे ऊपर थी। मित्रों, इन्होंने
अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारू स्वरूप क्या हो सकता। एक आम आदमी, एक विद्यार्थी, एक युवा, एक किशोर, एक नागरिक भगवत गीता को कैसे जी सकता है, उसका व्यवहारू स्वरूप तिलक महाराज ने हम सब के सामने रखने का काम। उन्होंने उस जमाने में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज तक की पूरी शिक्षा की चक्र की व्यवस्था पुणे में करने की व्यवस्था की। और उन्होंने बुद्धि को ज्ञान देना ये शिक्षा का काम है। ये मंत्र दिया, चरित्र को दृढ़ीभूत करना वो शिक्षा का काम है। और शिक्षा प्राप्त कर कर जो बड़े होते हैं वो सभी भारत माता के चरणों में समर्पित करें, वो शिक्षा है। वो व्याख्या उन्होंने की। अंग्रेज अगर किसी अखबार से डरते थे तो केसरी और द मराठा से डरते थे, और उसमें अखबार से ज्यादा तिलक महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पहली बार प्रस्तावित किया था कि राष्ट्र की चेतना को जगाए बगैर स्वतंत्रता अगर मिलती भी है तो वो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्र की चेतना को जगाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था, संगठन के बगैर, जनशक्ति के बगैर राष्ट्र शक्ति कभी निर्मित नहीं हो सकती। और उन्होंने कई प्रकार के उत्सवों के माध्यम से न केवल महाराष्ट्र, देश भर की जनता को संगठित करने का काम किया। आत्मनिर्भरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व को भी, कर्तव्यों को भी, इनके स्वराज पर के जितने भाषण हुए हैं उसको पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आत्मनिर्भरता वो भी स्वराज का हिस्सा है। अनुशासन, डिसिप्लिन वो भी समाज का हिस्सा है, स्वराज का हिस्सा है। और कर्तव्य भाव देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, वो भी स्वराज का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि एक ही व्यक्ति ने अपने एक जीवन में इतने सारे काम किए कि जब तिलक महाराज का देह शांत हुआ, महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा ये लोकमान्य थे, लोगों में सबसे लोकप्रिय तिलक महाराज थे। और ये बात हम सब के लिए बहुत अकूट प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनका कवन जो बोले हैं, जो लिखा है, वो आज के युवा और किशोरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी को मन पूर्वक अपील करना चाहता हूं, तिलक महाराज को पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि तिलक महाराज का लेखनी कभी कालबाह्य नहीं होगा, ये एटर्नल है, हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। मित्रों, आज मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी श्रीमान अजीत डोभाल जी को दिया गया, वो देने के लिए आया हूं। मैं तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी को पुरस्कार देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका मिला। मित्रों, हमारे समाज जीवन में पुरस्कार को तमका मानते हैं। पुरस्कार तमका नहीं है। पुरस्कार एक लोगों को प्रेरणा देने का और लोगों के, बड़े लोगों के काम को एक्नॉलेज करने की एक पद्धति है। कोई व्यक्ति जब समाज के किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है तब वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो इससे आगे कई गुना आगे निकल जाता है।
और समाज का दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि ऐसी व्यक्तियों का सम्मान करना। ऐसी व्यक्तियों का जब सम्मान होता है तब समाज के कृतज्ञ भाव का तो एक प्रकार से निर्वहन होता ही है, क्योंकि जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया उनको पुरस्कृत करना वो समाज का उत्तरदायित्व है। परंतु इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्व के तरह जीने का भी कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है जो ये परंपरा को निरंतर बनता है। और मैं मानता हूं कि आज तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर सेक्टर के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं फिर से एक बार अजीत जी को पुरस्कार देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए मुझे बुलाने के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे किस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, एक युवा अधिकारी गढ़वाल से आकर 72 में 68 में आईपीएस बनता है। शुरुआती करियर में ही केरल की इनकी कैडर छोड़कर आईबी के डेप्यूटेशन पर आना और फिर 72 से लेकर जब डीआईबी बने तब तक सतत आईबी के ऑफिसर के रूप में हर चुनौती जो देश के सामने आई उसके लिए इनको ही डीआईबी जो उस वक्त के थे उन्होंने नियुक्त किया। पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन
संभव ही नहीं, क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं होती। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया। उसके बाद आईबी में उनको ऑपरेशन विंग में नियुक्त किया गया और मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव, मजबूत नींव रखने का काम किया। 2004 में डीआईबी बने और डीआईबी बनने के बाद 2005 में वो सेवानिवृत्त हुए। मित्रों, उसके बाद भी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भारत की विदेश नीति, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाहरी सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार वो अनेक सालों तक काम करेंगे। 2005 से 14 का विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल और वहां पर जो चिंताएं की गई, चर्चाएं की गई, जो निष्कर्ष पर पहुंचा गया, वो निष्कर्ष सारा रिजोल्यूशन में और किताबों में बंद था। मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अजीत डोभाल जी को उन्होंने एनएसए बनाया और जो भी मंथन हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम कर दिया। अजीत डोभाल जी को हम एनएसए के रूप में जानते हैं, मगर हम नहीं जानते क्योंकि ऐसी चीजों का प्रचार नहीं होता है। मगर आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अजीत डोभाल जी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक एनएसए रहने का सम्मान भी श्री अजीत डोभाल को जाता है। और उन्होंने अनेक दृष्टि से भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। और बहुत, मैं एक वाक्य में भी कहना चाहता हूं, हमारी सेना की सुरक्षा क्षमता और आक्रामक क्षमता को आमूल चूर परिवर्तित करने का काम ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मुझे ट्रस्ट का फोन आया कि श्री अजीत डोभाल जी को हमारी कमेटी ने इस वर्ष के तिलक पुरस्कार के लिए चयन किया है, अगर आप आ सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मैं कहूं आपको तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं है, मगर डोभाल साहब को पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। और मित्रों, आज हमने इस सभागार में बैठकर तिलक महाराज की भूमि पर, शिवाजी महाराज की भूमि पर, पेशवाओं की भूमि पर हमने एक बहुत स्तुत्य काम किया है। एक अणिशुद्ध देशभक्त, एक जन्मजात देशभक्त का सम्मान करने का मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं और देश भर के कई लोग करते हैं कि अजीत डोभाल जी शतायु हो और लंबे समय पर तक
पूर्ण स्वास्थ्य के साथ अपना योगदान देश की सुरक्षा के लिए देते रहे। और मैं फिर से एक बार तिलक स्मारक ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत स्तुत्य काम किया है कि अजीत डोभाल जी को महान तिलक स्मारक से अवार्ड से आपने पुरस्कृत किया है। इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।